we will see about the Ohm's law। अब Ohm's law के बारे में जानते हैं और आपको कुछ आगे के बारे में बताते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें के बारे में डील किया था, अब समय है कि इसी Ohm's law के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज Ohm's law, ये Ohm's law होता क्या है, ये है क्या, ये कहेंगे किसे। तो Ohm's law के बारे में बताऊं तो इसका आसान सा एक फॉर्मूला का ये फिर डिफिनेशन जो भी निकल के आएगा इसी इसका सूत्र से। At constant temperature, the current produced या फिर supplied in the conductor, first of all मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं तब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे at constant, तो जो हमारा टेम्परेचर रहने वाला है ओम्स लॉ के लिए तभी वैलिड करेगा जब हमारा टेम्परेचर क्या रहा है, कांस्टेंट रहा। जैसे सपोज दैट अगर कोई हमारा एक कंडक्टर लिया है और उसी कंडक्टर के अंदर में से हमने करंट को फ्लो करवाया है, तो जो हमारा टेम्परेचर रहेगा, सपोज दैट अगर 15 केल्विन लिए तो 15 केल्विन ही रहने वाला है। अगर 15 डिग्री सेल्सियस लिया तो सेल्सियस में रहेगा। जो भी टेम्परेचर लिया है वो फिक्स रहना चाहिए। यही हुआ कहने का अर्थ, कांस्टेंट टेम्परेचर का अर्थ हुआ। इज इट क्लियर? चलिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing in the conductor, फ्लो कर रहा है कहां जी, किसमें जी, तो इन द कंडक्टर में। अब ये कंडक्टर क्या हुआ, मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो करवाता है या फ्लो करने देता है उसे कोई आपत्ति नहीं है, उसे ही हमने कंडक्टर का नाम दिया था। बहुत सारे एग्जांपल, आयरन, कॉपर, जिंक, निकल वगैरह एटसेट्रा, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, इतने सारे हमारे कंडक्टर्स होते हैं। करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, तो क्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किस पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस generated to the ends of the conductor, and this is called Ohm's law। Ohm's law का एक साधारण सा नियम है कि सपोज दैट कोई एक कंडक्टर है, जैसे एक कंडक्टर के रूप में सपोज दैट मैं इसे ही खींच लेता हूं। जैसे ये हमारा कोई एक कंडक्टर है, इसमें से करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। तो जो इसमें से करंट जा रहा है, इस मटेरियल में से करंट को फ्लो करवा दिया सपोज दैट, तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस भी तो जनरेट करेगा ना, इसके छोर से। बात को समझिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा करंट फ्लो करने के कारण, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर होगा, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रहा है, तो वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम है वोल्टेज। इसका अर्थ यह हुआ कि अब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी कंडक्टर में, लेकिन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। चलिए, इतनी सारी बातें आपको क्लियर होती है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या बोली से, कहीं इसकी जो करंट हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि वोल्टेज V से डिनोट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस सिंबल का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं आपको बताऊंगा क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी, बट लेट अस सी। इस प्रकार से लिखा है, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। एक ही चीज ना लिखा हूं। तब देखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं चाहता हूं कि जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये इक्वल टू में बदल जाए। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई भी दुनिया का जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन याद रहे कि कोई भी कांस्टेंट ऐसे नहीं उठा करके ले लेंगे, बल्कि कुछ सोच करके समझ करके कांस्टेंट को लिया जाएगा। क्लियर होगा? तो सर आप इस
प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कौन सा कांस्टेंट का इस्तेमाल करना है, वो है आर। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू R इंटू आई। क्यों? क्योंकि ये इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए R का इस्तेमाल किया हम, तो E इक्वल टू में बदल गया। अब देखिए ये R ऐसे नहीं ले लिया मैंने, क्या बताया ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ जो है वो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कंडक्टर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस के रूप में कंडक्टर हमारा काम किया कि नहीं किया? हाँ सर बिल्कुल किया। तो यह इसीलिए तो हमने रेसिस्टेंस यहाँ पे लिया, वेयर आर इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ रहे हैं? लिखूंगा यहाँ पे कि वेयर आर इज द कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेसिस्टेंस। जो क्या है, तो रेसिस्टेंस है। इतना ही नहीं, बस इतना ही जानिए, ये रेसिस्टेंस है। आर इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर होता है कि ये आर हमारा क्या, तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। चलिए अच्छी बात है। अब देखो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया यहां से निकल करके, अब लिखेंगे नाउ ये भी बराबर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आई आर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा ये एक फॉर्मूलाज नंबर 1 हो गया, समझ गया ना। चलिए और करके एक फॉर्मूला बना लेते हैं जी। क्या हो जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा आई इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहां से अगर आर निकालू मैं, तो आर बराबर भी अपॉन में आई हो जाएंगे। या फिर और करके एक और फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू भी अपॉन में आर हो जाएगा। तो आपके पास ये 3 फॉर्मूलाज है, तीनों पर स्टार मार्क लगा लेंगे आप लोग, बिकॉज This all the 3 formulas are the most important formulas which can be used to solve numerical problems। इस तीनों formulas का इस्तेमाल करके हम लोग numerical problem को solve करने में इस्तेमाल करेंगे, और क्या से, या फिर ये फॉर्मूला को सोल्व करने में मदद करेगा, यही होता है। तो उससे पहले कि मैं कुछ आगे की बातें आपको लिखाऊं, उससे पहले इतनी सारी बातों को नोट करेगा, लेकिन और मैं कुछ आपको लिखाता हूं नोट में, जो कि उसे भी जानना ही होगा आपको इसी ओम्स लॉ के बारे में आगे बताते हुए, तो उसे लिखेगा। इतनी सारी बातों को नोट करो, फिर नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा। अब कुछ आगे की बातें बताते हुए आपको कुछ और भी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट में इसे नोट कीजिएगा और नोट में लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसे नोट में ही लिखेगा तुम लोग, या फिर नोट में ना करते हुए आप ऐसे ही इसी ओम्स लॉ के इसके नीचे लिख लेगा पॉइंट बना करके, और वो ये है कि द रेशियो ऑफ आर बराबर, हमने आपको एक फार्मूला भी इज इक्वल टू आई है, ऐसा हमने फार्मूला दिया। आई इज इक्वल टू भी अपॉन में आर दिया हमको, चूंकि v इज इक्वल टू आई होगा तो r इज इक्वल टू v अपॉन में आई होगा। तो बोलो किसका रेशियो, अगर मैं रेशियोज की मैं बातें करूं तो किसका रेशियो जो है जो कांस्टेंट होगा, तो यानी कि v इज इक्वल टू आई है, तो v बाई आई इज इक्वल टू r नहीं हो जाएगा। तो यही चीजें तो लिखनी है जी। लिखेंगे द रेशियो ऑफ द potential difference to the current flowing in the conductor is a constant quantity
कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको हमने नाम दिया है कॉल्ड रेसिस्टेंस। जिसका क्या नाम दे दिया जी? तो हमने कहा दिया कि वो एक रेसिस्टेंस है, विच इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब देखिए इसी बात को एक न्यूमेरिकल डेट इज जो मैंने लिखा है उसे अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इसी रेसिस्टेंस की मैं बात करूं तो दिस इंप्लाइज रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर। बोलो मेरे साथ ही बोलना, V बराबर आई आर। तो R बराबर V अपॉन में आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। चलिए हो जाएगा करंट। बट अगर इनफैक्ट मैं बातें करूं तो ये रेसिस्टेंस तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने क्या कहा अभी कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको रेसिस्टेंस, यानी कि दिस इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो आप ये जो मैं इसके एक रेक्टेंगुलर में इसे राउंड मार रहा हूं, इसे आप ध्यान दीजिए। देखिए अब जब आप 10th का एग्जाम देने जाएंगे तो मैं भी आपको एक नंबर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कर दिए जा सकते हैं कि चलिए जी आप हमको से ये बताइए कि जब हम रेशियोज करते हैं किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियोज निकालते हैं करंट के मुकाबले, तो जो हमारा क्वांटिटी रहता है वो क्या रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। इट गिव्स ए कांस्टेंट क्वांटिटी, खाली स्थान दे देगा गिव्स, खाली स्थान क्वांटिटी, तो कांस्टेंट क्वांटिटी दे देगा क्या दे, या फिर ऐसे भी कह सकता है इट गिव्स ए कांस्टेंट क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड, ऑप्शन ए में रेसिस्टेंस, बी में कुछ और दे देगा, सी में कुछ और दे देगा। तो आप ऑप्शन ए मारेंगे क्योंकि रेसिस्टेंस होगा इसका उत्तर। तो पता चल गया ना कि किस प्रकार से आखिरकार क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये बातें तो क्लियर होती है, आपको क्लियर होता है ना। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए होगा ये, इतनी सारी बातों को आपको जानकारी हमने दिया, अच्छी बात है। अब देखो जो कुछ चीजें हैं मैंने अभी भी कुछ आपसे कहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट बातें की मैं बातें करूं तो क्या आपको से बता, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, ऐसा फॉर्मूलाज हमने दिया है सर आपको? हाँ बिल्कुल दिया है। तो क्या हुआ, तो देखो ना क्या हो गया। मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोपोर्शनलिटी को बताऊंगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब देखेगा यहां से ध्यान से समझो। देखिए इन सारी चीजों को जो अभी मैं लिखा रहा हूं उसे ध्यान देगा, और आपको से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ देगा। आपको सब प्रश्न इस तरह से पूछ सकते हैं कि अगर हम करंट को दुगना कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V पर क्या असर पड़ेगा, वो घटेगा कि बढ़ जाएगा, बताइए। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताओ जी अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ा दें तो हमारा करंट घटेगा कि और बढ़ जाएगा। तो इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करते हुए मैं इसको लिखवा देता हूं आपको, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे, समझे हुए रहे, ताकि आपसे प्रश्न बन जाए, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। चलिए अच्छी बात। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे लिखाता हूं कुछ बातें। जैसे सपोज दैट, देखिए हेयर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I जो है वो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखूंगा यहां से, इसका मतलब ये है कि ये इसको अगर बढ़ाऊं मैं, देखिए ये है V के, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर इसको मैं घटाऊंगा तो ये भी घटेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही? बोलिए। आपको कंफ्यूजन ना हो जाए जी, इसीलिए आपको लिखा देते हैं कि ये जो है वो इससे रिलेटेड है और ये वाला जो चीज है वो इससे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ताकि क्लियर है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, और ये नीचे की ओर आ रहा है डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। आपको एकदम जरा सा भी कंफ्यूजन वाला काम नहीं करना, एकदम हर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए होता यह है
अब इसी को मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा देता हूं। अगर आपसे कोई पूछा कि बताओ जी हमने इस करंट को डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस पर हमारा क्या असर होगा, लिखेंगे तो इसी बात को लिखेंगे, लिखेंगे कि इफ इसको नोट में कर रहा हूं, ए नोट टी ई में, नोट में। बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, नोट में इन सारी बातों को जानकारी लीजिए आप और अच्छे से। तो ऐसे करके लिख लेना है नोट में, समझे? तो लिखेंगे इफ करंट इज इंक्रीज्ड बाय डबल, या फिर हमने करंट को बढ़ा दिया है दुगना से, डबल, देन the potential difference will also get double। हमने करंट को इंक्रीज कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कोनो ऐसा व्यक्ति रहता है कि तुम समझते क्या हो कि उस पे बढ़ा रहे हैं यही बढ़ेगा, तो नहीं इससे पेट भरेगा। तो आपसे पूछा कि कारण बताओ क्यों बढ़ रहा है, तो उससे कह देना कि बिकॉज करंट जो है वो हमारा वो क्या है जी, इज डायरेक्टली proportional to the potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीजें यही होगी, अगर करंट को आधा कर दिया जाए, अगर करंट को क्या कर दिया जाए, आधा, हाफ घटा दिया जाए, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी घट जाएगा। समझ गया ना? चलिए अच्छी बात। तो उसी चीजों को मैं यहां पे फिर से दिखाता हूं आपको। लिखेंगे इफ current is decreased by half, then potential difference is also decreased by half। ये भी क्या हो जाएगा, आधा से घट जाएगा। लेकिन कोई ऐसा रहेगा जो आपसे लतखोरी करने के लिए या फिर यूं कहिए ज्यादा चला के दिखाने के लिए पूछा कि क्यों, तो उससे भी कह देना यही चीज है कि बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए इतनी सारी चीजों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया है, इसे लिखा दिया। ये नोट में लिखाया था। अब इसके बाद मैं एक नोट और लिखूंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछने के लिए, समझे ना? तो इतनी सारी बातों को कंप्लीट करेगा। हाँ बोलो क्या है, तो इसे कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे की बातें लिखाता हूं। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इसे लिखेंगे, समझे? चलो जो नेक्स्ट नोट में लिखाने वाली बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से है। तो फिर से वही चीजें लिखेंगे जी नोट में, कुछ उसी अंदाज में जिस प्रकार से इसके साथ डील किया। अब से आपको मैंने क्या बताया है कि I इज इक्वल टू V अपॉन में R है, ये ऐसा फार्मूला हमने बताया। डेट इज, इसका अर्थ क्या होगा कि जो हमारा I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि I को बढ़ाएंगे ये R हमारा घटेगा। समझ गया ना? A को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, इसका अर्थ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
समझ गया ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी लिखते हैं तो 1/r ही लिखाता है। बात समझ में आ गई। तो देखिए अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, समझ गया ना। चलिए अच्छी बात। अब ये भी लिख दे, अगर इसको घटाता ये बढ़ेगा, लेकिन अगर इस आई को बढ़ाएंगे ये घटेगा, लेकिन आई को घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला पहले वाले के साथ है और ये दूसरा दूसरे वाले के साथ है। समझ गए, ये आपको आसान भाषा में लिखा दो। अब देखिए यहां से चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां से जो क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से पूछ देगा आपसे। क्वेश्चंस आपको देना होगा उत्तर, पूछेगा कि अगर आई को हम लोग इंक्रीज करते हैं, डबल कर देते हैं, तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो कैसे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर ऐसे पूछेगा कि अगर हम आई को घटा देंगे तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो क्या बढ़ेगा कि घटेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। और चलो देखते हैं, इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए होता यह है कि लिखाते हैं इसी के बाद कि इफ करंट इज इंक्रीज्ड बाय या फिर गेट डबल कर दिए, देन क्या हो जाएगा, देन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर का रेसिस्टेंस है, विल गेट हाल्फ, या फिर यूं कहिए कि बिकम हाफ या फिर डिक्रीज्ड बाय हाफ, वेयर एज। लेकिन जहां तक की बातें मैं करूं कि इफ द करंट इज डिक्रीज्ड बाय हाफ, लेकिन अगर मैं करंट को हाफ से घटा देता हूं, डिक्रीज्ड बाय हाफ, तब हमारा रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देन द रेसिस्टेंस बिकम्स डबल। तब इस केस में जो हमारा रेसिस्टेंस है वो डबल हो जाए। लेकिन आपसे कोई कारण पूछता है तो उसे कह दीजिएगा कि ऐसा इसलिए हुआ, लिखेंगे बिकॉज करंट जो है वो हमारा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। जो हमारा करंट होता है वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए यहां पे क्या हुआ कि अगर मैं करंट को दुगना करूंगा तो ये हमारा रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा, और अगर करंट को आधा करूंगा तो रेसिस्टेंस हमारा दुगना हो जाएगा। और इसी बात को मैंने इसको लिखा दिया ताकि आपका नोट्स तैयार हो जाए और आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इतनी सारी बातों को तुम नोट में लिखो, जल्दी से नोट करेगा। नाउ वी विल सी। अब आपको जितनी सारी बातों को जानकारी देना था मैंने आपको जानकारी दे दिया और मैंने आपसे बता भी दिया। अब आपको बताता हूं मैं इसी चीज के बारे में कि कुछ फैक्टर्स है। क्या है कुछ जी? तो वी हैव सम फैक्टर्स जिसके ऊपर करंट जो है वो आखिरकार डिपेंड करता है। जैसे एक स्टूडेंट का मार्क्स कितना बेटर है एग्जामिनेशन में, वो डिपेंड करता है किस बात पे, कि उसने कितने अच्छी से पढ़ाई किया है, कैसा इन्वायरमेंट में पढ़ाई किया है, कितना उसको याद है। इस बात पर हाँ मुझे पता है, को डिपेंड करेगा कि सर कितना क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशन, करेगा बदमाशी। एनीवेज, तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है किसी भी वायर में, जस्ट लाइक दिस, इस वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है
या फिर कितना ज्यादा फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि इसका में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितना है, और इस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है कि कम है। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा रहा तो भी प्रॉब्लम, रेसिस्टेंस कम रहा तो अच्छी बात। तो लिखेंगे, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो मैं आपको लिखवा भी दूंगा और आपको प्रूफ भी यहां पे करता हूं, साबित भी करूंगा। मैं कह रहा हूं कि जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस और किस पे, तो रेसिस्टेंस पर। अब प्रश्न होगा सर कैसे, तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं लिखाता हूं। लिखेंगे, द स्ट्रेंथ of an electric current depends upon the following factor. Flowing factors, पहला है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर वोल्टेज का ये, एंड द सेकंड वन इज दैट, क्या है वो, तो रेसिस्टेंस पर। अब आपका प्रश्न यही ना होगा कि सर कैसे करंट को बोल दिए कि पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है और रेसिस्टेंस पर। तो लेट अस सी, आपको मैंने क्या सिखाया है, यही कि करंट I बराबर क्या होगा, V/R, ऐसा मैंने बताया है। हाँ सर बताया है, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ाएगा और रेसिस्टेंस को कम करेंगे, वोल्टेज को मैं बढ़ाया तो ये बढ़ेगा और रेसिस्टेंस को भी घटाया तो भी ये करंट बढ़ेगा। तो देखो, तो ये करंट कैसे नहीं डिपेंड करेगा इस वोल्टेज और रेसिस्टेंस पर। तो मैंने ना ही आपको सिर्फ बताया कि किस पे डिपेंड करेगा, बल्कि मैंने आपको सबूत भी दिया। स्टॉप डूइंग दैट वर्क, हैव योर सीट, बैठ जाओ। बल्कि मैंने साबित भी किया है कि कैसे डिपेंड करेगा। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छे से तो बता दिया, हाँ पता है। तो इसे लिखेगा, फिर मैं जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जो रेसिस्टेंस के ऊपर। लिखो, चलो लिख लिया, मिटा दें। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंड वी विल सी अबाउट द टॉपिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मैं आपको रेसिस्टेंस के बारे में बता रहा हूं, या आप रेसिस्टेंस कहिए या फिर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कहिए। क्यों? क्योंकि जब भी रेसिस्टेंस की बातें करूंगा मैं, इसका मतलब हुआ कि किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा, उसी चीज के बारे में डील करने वाला हूं, समझे? तो लेट अस, या फिर सिंपली भाषा मैंने लिख दिया है, रेसिस्टेंस एक ही चीज है। किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या है, या फिर एक लाइन में रेसिस्टेंस होता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, यही बात है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसीलिए लिखा मैंने। अब देखिए, आपको से मैं सिखाता हूं इसी रेसिस्टेंस के बारे में, बारे में कि रेसिस्टेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज रेसिस्टेंस। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, इस वायर के अंदर में कुछ तार वगैरह है, या फिर ये जो मैं हैंड में पहना हूं, इसको कड़ा बोलते हैं, तो जो भी ये रिंग है, इसको में करंट फ्लो करेगा। तो जब मैं इस वायर के अंदर में करंट को फ्लो करवाऊं, जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं कि जो ये फ्लो कर रहा है करंट, वो इस साइड से इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है, ऐसे जो करंट फ्लो कर रहा है जी, वो कुछ इस साइड फ्लो कर रहा है, इस साइड फ्लो कर रहा है इस वायर में।
तो जो हमारा रेसिस्टेंस कहलाएगा स्टूडेंट, वो करंट का डायरेक्शन इस साइड है, तीर मार दिए, तो जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो इस डायरेक्शन को रोकेगा, अपोजिट साइड से हम फोर्स लगाएगा। वो चाहेगा ये कंडक्टर कि करंट जो है वो इधर आ रहा है उधर से, वो रुके, वो नहीं आगे बढ़े। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उस करंट को रोकेगा, और इसी प्रॉपर्टी का नाम है रेसिस्टेंस, या फिर यूं कहिए कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। समझ गया ना? अब कोई पूछेगा कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होगा जी, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से जो कोई स्टूडेंट देख रहे हैं वो बोलने में असमर्थ। हाँ, भूल सकता है, भूलने में तो माहिर है। एनीवेज, जो हमारा वायर है, ये वायर है, करंट का डायरेक्शन ये है, आई फ्लो कर रहा है, तो जो हमारा रेसिस्टेंस होगा इसके अंदर में, वो इस साइड में फोर्स लगाएगा हमारा रेसिस्टेंस, यानी कि इस करंट को रोकना चाहता है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो लिखा है डिफिनेशन में, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर due to which it opposes the flow of an electric current. Then this is called resistance. इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा। चलिए, अच्छी बात है। अब ये हो गया, ये तो एक डिफिनेशन हुआ स्टूडेंट, बट प्रश्न में पूछता है क्वेश्चन में कि सर रेसिस्टेंस निकालिए, रेसिस्टेंस को कैसे निकालिएगा, ये पूछेगा आपसे। समझ गया ना? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी कि रेसिस्टेंस आखिरकार कैसे निकालेंगे। यानी कि फार्मूला इसकी बातें करूंगा मैं कि रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा। हाँ, पता है, ओम्स लॉ पढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस बराबर जानते हो, लेकिन लिखेगा कैसे? तो इस प्रकार से और करके लिखेगा इसी रेसिस्टेंस के बारे में, और डिटेल जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ V बराबर आई आर, तो R बराबर V अपॉन में I, तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस with the electric current जो क्या हो रहा, तो फ्लोइंग इन द कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर है उसमें बह रहा है, देन तब क्या हो जाएगा, देन दिस will gives us resistance of the conductor. Gives us a constant quantity, देगा जी, called resistance, और उस कांस्टेंट क्वांटिटी का नाम है रेसिस्टेंस, या फिर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। दैट इज, मैं क्या बोला लिखा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट हो जाएगा।
चलो क्लियर होता है। तो इस फार्मूलास को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपको बहुत ही ज्यादा ये फार्मूलास हेल्प करने वाला है। क्लियर होता है। या फिर ऐसे भी लिख सकता है, डेट इज आर बराबर V अपॉन में आई, शॉर्ट में, जहां पे R क्या है, रेसिस्टेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वोल्टेज I क्या है, तो करंट है। चलो अच्छी बात है। अब देखिए where R बराबर रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर, जो भी आपका कंडक्टर दिया हुआ है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, वही है। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज है। I क्या है, तो करंट है। अब एक बात और जानिए, इसका रेसिस्टेंस तो निकाल लेंगे इस फार्मूलास को इस्तेमाल करके, लेकिन इसका SI यूनिट क्या लिखूंगा, यानी कि रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, उसी की मैं बातें करता हूं। लिखेंगे द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ओम है, यही ओम, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। ओमेगा से डिनोट करते हैं, समझ गया ना। रेसिस्टेंस का ये यूनिट होता है ओम। ओम लिखेंगे ये वाला 2 ओम, तो इस 2 के बाद ये वाली ओम लगाएंगे, ध्यान से सुनिए। लेकिन पढ़ते हैं इसको ओम पढ़ते हैं, और इस ओम को डिनोट करते हैं एक सिंबल से जिसका नाम है ओमेगा। और ओमेगा को कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। आपको हर एक चीज डिटेल में ही बताऊंगा और हर एक चीज स्पष्ट कर दूंगा। तो इतनी सारी जानकारियां दी रेसिस्टेंस के बारे में, दिया ना जी। तो इतनी सारी बातों को नोट करेगा, लिखो इसे, अभी लिखो। अब आपको रेसिस्टेंस में उतनी सारी जानकारियां दिया, कुछ बातें हैं। अब उसी ये जो पॉइंट लिखा है, इसी पॉइंट के नीचे स्टार मार के लिखेगा, मार के लिखेगा द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन following factors, यानी कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं आपको सिखा रहा हूं जी कि जो हमारा रेसिस्टेंस तो जान लिया कि करंट को रोकता है, लेकिन ये बताइए कि करंट को कब वो सबसे ज्यादा रोकेगा और कब वो सबसे कम रोकेगा। तो मैं इसकी जानकारी देता हूं, यानी कि कौन कौन चीज है जो रेसिस्टेंस को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ठीक है, तो लेट अस सी। तो सबसे पहला नंबर पर आता है लेंथ। जितना ज्यादा लंबाई रहेगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस हमारा रहेगा। और दूसरा है थिकनेस। सबसे ज्यादा थिकनेस तो सबसे कम रेसिस्टेंस, समझ गया ना। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल्स। चौथा है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, समझ गया ना। चलिए अच्छी बात। अब देखिए स्टूडेंट, आपको सिर्फ प्रश्न रहेगा जी
कि लेंथ अगर बढ़ाते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन थिकनेस बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है। कैसे? स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस प्रश्न में। सबसे थिकनेस का हिंदी होता है मोटाई, कि कितना मोटा। जैसे ये मार्कर देख रहा है, हाँ इसी मार्कर, ये मार्कर का जो मोटाई है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ऐसे ही बोल सकते हो थिकनेस का, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे ही बोल सकते हो। जो ये मार्कर है, ये मार्कर का जो थिकनेस है, ये मार्कर का जो थिकनेस है ना, अरे यहां देखो दिखता है ना, जो ये मार्कर का जो यहां से लेकर यहां तक की जो चौड़ाई है, जो मोटाई है, वही हमारा थिकनेस होता है। और यहां से लेकर यहां तक यही हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कहला है। तो इसको अगर जितना ज्यादा इतना कर देंगे तो हमारा रेसिस्टेंस और कम हो जाएगा। अगर इसको घटा करके सिकुड़ करके इतना कर दिया तो रेसिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, इसका मोटाई बढ़ा रहे हैं तब रेसिस्टेंस घटता है, लेकिन कम कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। गुस्सा भी हो रहा होगा सर में, क्यों? क्योंकि अजीब जैसा लगा, क्यों? बट कोई बात नहीं, इस प्रश्न को मैं डील अभी ही करता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मोटाई बढ़ा रहे हैं, मोटाई को क्या कर रहे हैं आप, इस मोटाई को बढ़ा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो जो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का ना, तो इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गया ना। बात को समझिए, जैसे कि इतना मोटा ले रहा है तुम जी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतना ही एरिया में रहेगा, तो कम इलेक्ट्रॉन्स से कम करंट फ्लो करवाएगा। लेकिन एरिया अगर मोटा रख दिया, मोटा कर दिया, तो बहुत सारा उसको में इलेक्ट्रॉन्स है, तो और जल्दी से फ्लो करेगा, तेजी से बहेगा। अब पता चल गया ना कि आखिरकार ये थिकनेस को बढ़ाएंगे तो करंट कैसे बढ़ेगा। अच्छी बात है कि आपको पता चल गया। वैसे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस चारों चीजों को और अच्छे से डिटेल में आपको से डील करूंगा, समझ गया ना। शायद इस लेक्चर में नहीं, कुछ अगला जो लेक्चर लेकर आऊंगा तब उसमें और अच्छे से बताएंगे कि थिकनेस को डबल कर देंगे, लेंथ को हाफ कर देंगे, तो किस प्रकार से हमारा रेसिस्टेंस जो है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अच्छे से बताएंगे। इसलिए रिलैक्स, अभी आपको जिज्ञासा के लिए आपको मैंने बताया नेचर ऑफ मटेरियल। इसी प्रकार से टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, कुछ इसी प्रकार से। तो इन सारी चीजों को भी मैं डील करूंगा, तो नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, अब आपसे कोई प्रश्न करेगा तो डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज 1 ओम, या फिर व्हाट इज 1 ओम। तो नो प्रॉब्लम, डिफाइन 1 ओम। देखिए लिखेंगे इसको कि when 1 volt of potential difference is applied across the ends of the conductor. Ends of the conductor. Then a current of 1 ampere will flows through it. तब क्या कहेंगे? Then this is called 1 ohm. तो इसी के लिए 1 ओम कहेंगे। डिफाइन बोर्ड में आता है तो यह डिफिनेशन लिखिए, लेकिन दैट इज एक लाइन और लिख दीजिएगा कि 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो वो हो जाएगा, क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर
तो R बराबर आपको से क्या बता है, V अपॉन बाई, यानी कि 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। इसको भी आप, लेकिन इसको ऐसे कहा लिखते हैं, पूरा ना लिखिए, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर यही लिखिएगा, या फिर इसको और करके इस प्रकार से कुछ, इसको राउंड बॉक्स में भी कर देना वहां पे बोर्ड में, ठीक है ना, एम्पियर। इसको ऐसे भी लिख सकते, इसीलिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ऐसे भी और करके, और एक ही बात है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा, और इन्हीं सारी बातों को जानकारी मैंने आपको से दिया है, समझ गया ना। चलो अच्छी बात। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जिसे कंप्लीट करवाना होगा, बट लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए शायद मैं इस लेक्चर को मैं और नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लेक्चर लॉन्ग में चला जाएगा। तो देखिए होगा ये कि जो भी आज का लेक्चर मैंने कंप्लीट किया, वो कल जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आऊंगा उससे ये रिलेटेड है, तो उस लेक्चर को भी देखना नहीं भूलिएगा, समझ गया ना। बट जो जानकारी मैंने दिया है उतना सफिशियंट है, और फैक्टर से फैक्टिंग इसको लेके आऊंगा, बहुत डिटेल में ही लाऊंगा, इसी 2-3 लेक्चर के बाद ही आने आएगा। एनीवेज, और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे ओम्स लॉ के लिए, समझ गया ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी के लिए ज्यादा चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगता है, अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं, अगर सीखते हो तब, वरना ऐसे देखो निकल जाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज, तो जस्ट कूल डाउन, मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।